हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 12 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको हम कवर करेंगे और जो छोटे मोटे आर्टिकल्स छूट जाएंगे उनको हम करंट अफेयर्स में कवर कर लेते हैं। आपको पता ही है, तो पीआईबी का हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स में हो या फिर पीआईबी एनालिसिस में हो। इसीलिए पीआईबी एनालिसिस की सीरीज जारी की गई है। आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, न्यू क्रॉप, इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड पहला आर्टिकल है। नई क्रॉप वैरायटीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड पहला आर्टिकल है। उससे पहले यानी इस आर्टिकल को कवर करने से पहले एक चीज बता दूं मैं, जब भी कोई मिस्टेक होती है और आप लोग याद दिला देते हैं तो इसके लिए थैंक्स। पहली बात तो हम लोग सभी लोग एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ भी पता चलता है कि मैं गलत पढ़ा देता हूं तो प्लीज आप कमेंट कर दिया करिए। इससे क्या होगा, पहली बात तो अगले दिन मैं उस गलती को सही जरूर करता हूं। प्रीवियसली एक को किया था मैंने, आज जैसे कल मैंने एक पढ़ाया था आपको, तो फिन फिशरीज मैंने एक टर्म यूज किया था। मैंने सोचा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो फिनेंशियल फिशरीज में बोल गया था। हालांकि फिन फिशरीज का मतलब होता है बोनी फिशरीज। फिन्स यानी जो पंख होते हैं फिशरीज को तैरने में मदद करते हैं, उनकी बात की जाती है फिन फिशरीज में। जैसे शार्क वगैरह हुई, इनके फिन्स आपने देखे होंगे काफी बड़े। तो बोनी फिशरीज इससे रिलेटेड है आपका फिन फिशरीज, ना कि फिनेंशियल फिशरीज। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन कलीग है। आप लोग देखिए, आप सभी लोग मेरी एक टीम का मेंबर हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई स्टूडेंट टीचर नहीं है। हम लोग ज्वाइंटली एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो फिन फिशरीज बोनी फिशरीज की एक टर्म है, जो कल मैं फिनेंशियल फिशरीज बोल गया था, प्लीज आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। नई क्रॉप के डेवलपमेंट से आज का पहला आर्टिकल है, देख लेते हैं। बजाय इसके कि हम इसको यहां से शुरू करें, इसको सेकंड स्लाइड से शुरू करना चाहिए। आज का आर्टिकल देखिए, पूरे वर्ल्ड में 1970 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन इसको स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया? नॉर्मन ई बोरलो। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन को इन्होंने डेवलप किया यानी स्टार्ट किया। तो इसके लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। कब? 1970 में। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हाई यील्ड जो सीड डेवलपमेंट था उससे रिलेटेड थे। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन को नॉर्मन ई बोरलो ने स्टार्ट किया। इंडिया में एमएस स्वामीनाथन ने 1966 के आसपास। इसीलिए इंडिया में जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, उनको एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए, जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 में किसको दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है डॉक्टर रतन लाल को। वर्ल्ड फूड प्राइज को नोबेल प्राइज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर कहा जाता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गया, लेकिन एक ऐसी बॉडी की जरूरत थी जो ये काम परमानेंटली रन कर सके। हालांकि ये बॉडी पहले से स्टैब्लिश थी, लेकिन भाई ये काम नहीं कर रही थी। तो इसीलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद इसको एक टारगेट मिल गया कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज को डेवलप किया जा सके। तो 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना की, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसीलिए 93rd फाउंडेशन डे ICAR ने इस पर मनाया है 16 जुलाई को। हालांकि ICAR एक सोसाइटी है जो कि 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत स्थापित की गई है। इंडिया में ICAR ने हाई यील्ड क्रॉप वैरायटीज को डेवलप करने के लिए कई सारे काम किए हैं, उनको अभी मैं पढ़ूंगा। उससे पहले देख लीजिए, इंडिया ICAR ने कहा कि वो फार्मर्स इनोवेशन फंड स्थापित करेगा ताकि फार्म इनोवेशन से रिलेटेड कुछ भी हो तो उसमें हेल्प की जा सके। किसान दिवस या फिर नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह की याद में। इंडिया के 5वें प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह जी की याद में फार्मर्स डे मनाया जाता है। ये भी आपके ICAR का इनिशिएटिव है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से लेके फार्मर्स डे से लेके आपका वर्ल्ड फूड प्राइज, ये सब कहीं ना कहीं क्रॉप यील्डिंग से रिलेटेड है। तो वही आर्टिकल हम लोग देखते हैं कि भाई क्यों आर्टिकल छपा। हाल ही में जो ICAR के तहत नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है, ये नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम ICAR इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का एक ग्रुप है। इसमें क्या होता है? फील्ड हो या फिर हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हो, इनसे रिलेटेड हाई यील्ड के क्रॉप वैरायटीज को डेवलप करना। तो अभी तक अगर फील्ड क्रॉप्स की बात की जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में इंक्लूडिंग करंट ईयर्स, तो पिछले 3 से 4 वर्षों में 69 फील्ड क्रॉप्स के लिए 1017 क्रॉप वैरायटीज को डेवलप किया जा चुका है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम के तहत। उसके अलावा 58 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 206 वैरायटीज को डेवलप किया जा चुका है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम के तहत।
नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम ICAR के तहत कार्य करता है, जो कि ICAR इंस्टीट्यूट के साथ साथ सेंट्रल और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का ग्रुप है। ये हाई यील्ड की क्रॉप वैराइटीज को डेवलप करने का काम करता है। ICAR के पास खुद का ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो कि डिफरेंट टाइप के ICAR इंस्टीट्यूट का साथ ही साथ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज का एक ग्रुप है। ये देखिए, न्यू क्रॉप वैराइटीज को, चाहे वो फील्ड क्रॉप हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, इनको डेवलप करने की फील्ड में काम करता है। वर्तमान में 44 ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, याद रखिएगा। बाकी मेरे ख्याल से इतना डीप इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ICAR के तहत नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है, जो कि नई क्रॉप यील्डिंग वैरायटी डेवलप करता है, चाहे वो फील्ड क्रॉप्स हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो। पिछले 3-4 वर्षों में क्या क्या डेवलप हुआ है आप देख लीजिएगा। बाकी ICAR हम लोगों ने पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट ये है 2018-19 से लेकर 2021-22 तक ICAR ने क्रॉप वैराइटीज डेवलपमेंट करने के लिए 3,340.32 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन किए। कितने? 3,340.32 करोड़ रुपए दिए। इसमें से 2,420.32 करोड़ यानी कि 2,420.32 करोड़ रुपए यूटिलाइज हो गए। तो ICAR नई क्रॉप वैराइटीज को डेवलप करने के लिए काफी काम करता रहा है। ICAR की हिस्ट्री आपको पता चल गई। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन, वर्ल्ड में ग्रीन रिवोल्यूशन, 1970 का नोबेल प्राइज, ये सब आपको पता हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल है NPPA से रिलेटेड, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। हाल ही में 42 नॉन शेड्यूल्ड जो एंटी कैंसर मेडिसिन थी, उन पर ट्रेड मार्जिन की कैपिंग कर दी है। मतलब ट्रेड मार्जिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी अपने आप तो काम करती नहीं। 2012 में जो ड्रग्स यानी मेडिसिन हैं, उनके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी लाएगी। इस नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी में कुछ चीजें दी गई जिससे आपका प्राइस रेगुलेशन होता था। किसका? ड्रग्स का। प्राइस रेगुलेशन के लिए पहली बात तो इसेंशियलिटी ऑफ ड्रग्स हो। जैसे कोविड कैसे चला तो ऑक्सीमीटर एक इसेंशियल कमोडिटी हो जाता है, तो इसेंशियलिटी के हिसाब से प्राइस मॉनिटर किया जाता है। दूसरा, जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उनका प्राइस कंट्रोल किया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो आपके इंग्रेडिएंट हुए, फॉर्मुलेशंस हुए, फॉर्मूला हुआ, उन सभी का प्राइस स्टेबल होना चाहिए, तभी तो आपकी मेडिसिन का फाइनल प्राइस जाके फिक्स होगा। फिर मार्केट बेस्ड प्राइसिंग हो। मार्केट बेस्ड मतलब एवरेज प्राइस चल रहा हो। ऐसा नहीं कि एक शॉपकीपर यानी मेडिकल शॉप वाला जो है 120 का वही इंजेक्शन दे रहा है और अगला वाला 1200 का दे रहा है। तो ये कुछ सर्टेन प्राइसेस थी, इनको मेंटेन करने के लिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी लाई 2012 में। उस पॉलिसी के तहत ही 2013 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पास किया गया। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत ही नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की स्थापना की गई 2013 में, जो कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के शेड्यूल 1 में लिस्टेड जितनी भी शेड्यूल ड्रग हैं उनके साथ साथ नॉन शेड्यूल ड्रग्स के भी प्राइस मॉनिटरिंग का काम करती है 2013 से। तो हाल ही में NPPA ने 42 नॉन शेड्यूल्ड एंटी कैंसर मेडिसिन पर टोटल मार्जिन फिक्स कर दिया। इससे मैक्सिमम रिटेल प्राइस इन एंटी कैंसर मेडिसिन का 90% ड्रॉप हो गया। 90% ड्रॉप हो गया। सपोज करिए 100 रुपीज का वो बिक रहा था, तो 90% ड्रॉप हो गया, यानी कि 10 रुपीज में आ गया। 10 रुपीज मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो गया। तो ये अपने आप में अच्छी बात है। कभी कभी डिमांड बढ़ती है तो मेडिकल शॉप वाले कुछ भी औने पौने दाम पर बेचते रहते हैं, इसीलिए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी स्थापित की गई। ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ याद रखिएगा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ये MRP को मॉनिटर करती है और ये ध्यान रखती है कि जो सीलिंग प्राइस की रेंज है फॉर्मुलेशंस की, वो लास्ट 12 मंथों में, पिछले जो 12 महीने रहे हैं उसमें 10% से अधिक ना इंक्रीज हुई हो, क्योंकि एकदम से 20% 30% इंक्रीज होना कोई लॉजिकल रीजन नहीं होता। तो ये निगरानी करती है जितने भी फॉर्मुलेशंस होते हैं या फिर ड्रग्स के प्राइस होते हैं, वो लास्ट 12 महीनों में 10% से इंक्रीज ना हो। जैसे आपका किराएदार का एग्रीमेंट होता है ना, 10% से ऊपर प्राइस नहीं बढ़ा सकते किराए का एक वर्ष में, तो ऐसे ही। नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, WHO ने कहा भाई हर कंट्री की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन होनी चाहिए। तो तंजानिया पहली कंट्री बन गई जिसने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन तैयार कर दी 1970 में। लेकिन हर कंट्री नहीं तैयार करी थी, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कहा WHO से कि भाई आपको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन बना के। तो 1975 में ऐसा कहा गया और WHO ने 1977 में 186 मेडिसिन की एक लिस्ट बना दी जो कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहेगी। 1977 में WHO ने बना दी, तो उसको देखते हुए इंडिया ने 1996 में ये लिस्ट बना दी, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इंडिया ने जब बनाई तो 279 मेडिसिन को शामिल किया गया। हालांकि जून 2018 में फाइनल संशोधन किया गया
और 851 मेडिसिन अभी इंडिया की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल हैं। जो ये 851 मेडिसिन हैं, इसमें 4 मेडिकल डिवाइसेस हैं। आप चारों के नाम याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल डिवाइस इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। तो एक ऑप्शन आपको नहीं पता होगा और वही नहीं शामिल होगा, क्योंकि 4 मेडिकल डिवाइसेस ही शामिल हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। अच्छा, टोटल मेडिसिन कितनी शामिल है? 851। जून 2018 में फाइनल लिस्ट आई। पहली लिस्ट आई 1996 में नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। देखिए, इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट भी बनाई। कब बनाई? 2019 में। ICMR ने इसका अप्रूवल दे दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। हालांकि WHO ने कहा था कि हर कंट्री को अपनी एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट बनानी चाहिए। 2018 में WHO ने कहा और इंडिया ने 2019 में ही नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट बना दी। तो मेडिसिन की एसेंशियल लिस्ट, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये सब। अच्छा, ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के तहत आता होगा? डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के तहत आता है। और वो कौन सी मिनिस्ट्री में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, 17 स्टेट्स को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी गई है 9,871 करोड़ की। ये 5th मंथली इंस्टॉलमेंट है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन पर दी जाती है। हाल ही में 5वीं इंस्टॉलमेंट दी गई है, देख लीजिए। 9,871 करोड़ की 5th इंस्टॉलमेंट दी गई है पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की। अभी तक 49,355 करोड़ दी जा चुकी है। ये जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, संविधान के आर्टिकल 275 के तहत दी जाती है। राज्यों का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है उसको मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रेवेन्यू जो पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो दी जाती है। आर्टिकल याद रखिएगा 275। 15th फिनांस कमीशन ने कहा था कि 17 स्टेट्स को 2021-22 के दौरान ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देनी है। कितना रिकमेंड किया था? 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा था 2021-22 के दौरान ये 17 स्टेट्स हैं, इनको 1,18,452 करोड़, कितने? 1,18,450 करोड़ 452 करोड़ देने हैं। अभी तक उसका 41.67% जा चुका है। 15th फिनांस कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार जो PDRD है यानी पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, वो मैक्सिमम जाएगी केरला को, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है। इतनी जाएगी पूरे वर्ष में, याद रखिएगा। और अभी तक इतनी जा चुकी है। बस मेरे ख्याल से इतने इंपॉर्टेंट है। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, आर्टिकल 275 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 15th फाइनेंस कमीशन ने 17 राज्यों के लिए 1,18,452 करोड़ कहा है 2021-22 के दौरान, और अभी तक 41.67% जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितनी भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र होना चाहिए। कुछ खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, देख लीजिए आप। वर्तमान में इंडिया में 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा जितनी भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करें। तो अभी कितने हैं? 725। अभी कुछ दिन पहले 722 थे, तो ये अभी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र में टोटल स्टाफ की स्ट्रेंथ मैक्सिमम कितनी होती है? 16 होती है, बस, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र की जो वैकेंसीज हैं 68.44% भरी हुई हैं, जिसमें से जो आपके 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें से 657 के पास एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, 521 के पास फार्मर्स हॉस्टल है। कृषि विज्ञान केंद्र पहला कब स्टैब्लिश हुआ था? तो नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम, इसके तहत कृषि विज्ञान केंद्र को स्थापित किया रहा है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी में ओपन किया गया था 1974 में। अच्छा, क्योंकि कोई ना कोई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से संबद्ध होता है आपका कृषि विज्ञान केंद्र, तो पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुदुचेरी में भले ही स्थापित हुआ, लेकिन तमिलनाडु की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से संबंधित था। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र 100% फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है ICR यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ये काम करता है जो लेबोरेटरीज होती हैं, फार्मलैंड होती है, उनके बीच में ब्रिज के विषय में काम करता है। यानी लेबोरेटरीज से जो नई नई टेक्नोलॉजी निकलती हैं वो कृषि विज्ञान केंद्र तक जाती हैं, फिर कृषि विज्ञान से फार्मलैंड तक जाती हैं। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना, इसीलिए कृषि विज्ञान केंद्र पर बहुत फोकस किया जा रहा है। हर रूरल डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र होना है। नेशनल डेयरी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 इसका, देखिए पहली बात तो नेशनल डेयरी प्लान सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका फेज 1 मार्च 2012 से नवंबर 2019 तक चला। 18 मेजर डेयरी स्टेट्स को इंक्लूडिंग गुजरात को भी कवर किया गया। जो नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 था मार्च 2012 से नवंबर 2019 तक, उस पर 2242 करोड़ रुपए खर्च हुए। नेशनल डेयरी प्लान जो फेज 1 था उसका टारगेट था
मिल्क एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, साथ ही साथ मिल्क की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? मिल्क एनिमल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। उसके अलावा जो रूरल मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनको अच्छी कीमत मिल सके, तो इसके लिए मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर्स पर फोकस किया जाए। नेशनल डेयरी प्लान फेज 1, इसमें अब ये नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है, कि नेशनल डेयरी प्लान के तहत 2456 हाई जेनेटिक मेरिट के बुल्स बनाए गए, ठीक है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि नेशनल डेयरी प्लान के तहत ऐसा हुआ कि पर केजी जो मिल्क प्रोडक्शन था उससे फार्मर्स की इनकम में 25.52 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। नेशनल डेयरी प्लान में सेकंड फेज वाला आप यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। नेशनल डेयरी प्लान फेज 2, इसके लिए 8,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। फेज 1 के लिए मैंने आपको बता दिया, फेज 2 के लिए आपसे यहाँ से पढ़ ली। जो प्रोजेक्ट पीरियड है नेशनल डेयरी प्लान फेज 2 का वो 2020 से 25 तक है। मिल्क प्रोडक्शन में ग्रोथ 6% प्लस का टारगेट रखा गया है। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये आप देख लीजिए। मार्केट, जो मार्केट एक्सेस है वो इनरोल्ड मिल्क प्रोड्यूसर कितने लोग हैं? 16.8 लाख के आसपास उनको मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया गया है। 16.8 लाख में से 7.65 लाख वुमेन मेंबर्स हैं, ये अच्छी बात है। नेशनल डेयरी प्लान 59 लाख बेनिफिशरीज को कवर करता है। और याद रखिएगा, नेशनल डेयरी प्लान फेज 1 के तहत जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, खैर गुजरात का ये है तो ये रहने दीजिए आप पढ़ने को। इंडिया ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर है 2017-18 में, जहां पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्टिविटी 375 ग्राम पर डे थी। 2023-24 तक का टारगेट 592 ग्राम पर डे है। हालांकि आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट, तो 2020-21 के बाद पर कैपिटा मिल्क प्रोडक्टिविटी कितनी है? 406 ग्राम के आसपास, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग की रिपोर्ट देखें तो। हालांकि इकोनॉमिक टाइम में 407 ग्राम आया था, तो 1 ही ग्राम का अंतर है। नेशनल डेयरी प्लान के तहत हाई क्वालिटी सीमेंट डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए 49 सीमेंट स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। 36 इसमें से गवर्नमेंट सेक्टर में है और 2 को नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा मैनेज किया जा रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड 1965 में स्थापना हुई थी। 1965 में गुजरात के साणंद में स्थित है। वर्गीस कुरियन ने इसकी स्थापना की थी, जिनको फादर ऑफ फ्लड, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अच्छा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसको स्टैच्यूटरी पावर मिली थी 1987 में, इतना याद रखिएगा। यह क्वेश्चन है, डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लिए लोन्स के क्या प्रोविजन है, देख लेते हैं। डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर, इसको ग्रोथ करने के लिए लोन दिया जाता है, तो कैसे दिया जाता है? पहली बात तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया था। फिर डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्थापित किया गया था। साथ ही साथ SDDC एंड FPO यानी सपोर्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव एंड फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन डेयरी एक्टिविटीज, ये 3 ऐसी स्कीम्स हैं जिनके तहत इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है लोन्स पर, डेयरी सेक्टर हो या फिर एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर हो। जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें नॉन प्रॉफिट कंपनीज भी शामिल है, यानी सेक्शन 8 कंपनीज। तो बैंकों की तरफ से इन सभी को, जितनी भी लिखी हैं, इन सभी को 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसमें 2.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये इंटरेस्ट सबवेंशन नाबार्ड, NDDB, NCDC ये सब मिलकर बेयर करते हैं। इसके अलावा SDC एंड FPO जो लोन स्कीम है, इसमें 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। एनुअल इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं, 5% का एनुअल इंटरेस्ट रेट रखा जाता है, जो कि मंथली बेसिस पर लिया जाता है, फिर कैलकुलेट किया जाता है। तो 0.48% हो गया ना मंथली बेसिस पर। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान डेयरी सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई एक्टिविटी स्कीम लॉन्च की, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर। क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन वर्किंग कैपिटल लोन्स फॉर डेयरी सेक्टर। इस स्कीम के तहत क्या हुआ? इस स्कीम के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और NDDB ने इसको इंप्लीमेंट किया। 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है वर्किंग कैपिटल लोन्स पर, और अगर आप टाइमली रीपेमेंट करते हैं 2% और आपको इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड किया जाता है। सपोज करिए 9% इंटरेस्ट रेट पर आपने बैंक से लोन लिया, तो 2% तो आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया गया, यानी 7% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन, 7% इंटरेस्ट रेट आपको पे करना है इस स्कीम के तहत। लेकिन आपने अगर टाइमली रीपेमेंट कर दिया तो 2% का और इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा। बाकी KCC किसान क्रेडिट कार्ड चल ही रहा है 1998 से, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी सेक्टर के लिए अलाउ कर दिया गया है KCC को, किसान क्रेडिट कार्ड को। 2021-22 के दौरान कहा गया है कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर पर 61,650 करोड़ का लोन डिसबर्स करना है। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में इसको ऐड कर दिया है
तो 6,85,000 करोड़ का लोन टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के लिए याद रखिएगा 61,650 करोड़ का लोन अमाउंट डिस्बर्स करना है 2021-22 के दौरान। देख लीजिए जो लोन अमाउंट प्रपोज किया गया है 61,650 करोड़ का, उसमें से डेयरी सेक्टर पर सबसे ज़्यादा जाना है, फिर आपका पोल्ट्री सेक्टर पर जाना है, ये है बाकी। तो ये 3 स्कीम्स हैं मोटी मोटी जिनके तहत जो एनिमल हस्बेंड्री डेयरी सेक्टर है उन पर इंटरेस्ट सबवेंशन के द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है। फिर फोर्थ एडवांस एस्टिमेट आ गया है, फैक्चुअल डाटा है, देख लेते हैं। जो मेन यानी प्रिंसिपल क्रॉप्स हैं उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा, पहली बात तो ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर द्वारा ये एडवांस एस्टिमेट जारी किया जाता है। 2020-21 के लिए फोर्थ एडवांस एस्टिमेट जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के तहत कहा है कि 2020-21 के दौरान जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन रहेगा 308.65 मिलियन टन रहेगा। कितना? 308.65 मिलियन टन रहेगा, जो कि लास्ट ईयर 2019-20 से 11.14 मिलियन टन अधिक है। यही अगर पिछले 5 वर्ष का एवरेज लिया जाए तो इस बार का फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो कि 308.65 मिलियन टन रहने वाला है वो पिछले 5 वर्ष के एवरेज से 29.77 मिलियन टन अधिक रहेगा। तो ये फैक्चुअल डाटा है, आपको 1-2 बार चाहे वीडियो देखें चाहे पीडीएफ पढ़ें, डजंट मैटर। पीडीएफ तो खैर पेड ग्रुप वालों को ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप वीडियो देख लीजिएगा या वीडियो पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ एडवांस एस्टिमेट की बात करें तो फूड ग्रेन आप देख लीजिए 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन बताया गया है 2020-21 में फोर्थ एडवांस एस्टिमेट के तहत। राइस भी रिकॉर्ड रहेगा 122.27 मिलियन टन और वीट भी 109.52 मिलियन टन रहेगा। न्यूट्री सीरियल्स देख लीजिए 51.15 मिलियन टन रहेंगे। पल्सेस का देख लीजिए 25.72 मिलियन टन रहेगा। इसी तरह अगर ऑयल सीड्स की बात की जाए तो 36.10 मिलियन टन ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन रहेगा, जिसमें ग्राउंडनट और सोयाबीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रैपसीड मस्टर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें तो चारों आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और मैं तो ये कहूँगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर लीजिएगा ऑयल सीड में जितनी भी वैराइटीज दी हैं। शुगर केन 399.25 मिलियन टन प्रोडक्शन रहेगा। कॉटन का, क्योंकि देखिए कॉटन का और जूट का क्रॉपिंग ईयर अलग चलता है। कॉटन का जैसे चलता है अक्टूबर से सितंबर, तो अक्टूबर के बाद अप्रैल तक का एडवांस एस्टिमेट इसमें शामिल है, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉटन 35.38 मिलियन बेल्स, एक बेल कॉटन के लिए 170 kg होता है, वहीं जूट के लिए 180 kg होता है, इतना अंतर याद रखिएगा। और जूट का 9.58 मिलियन बेल्स। तो ये बहुत सारा फैक्चुअल डाटा है, आप पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। अब जैसे राइस का फोर्थ एडवांस एस्टिमेट कहा गया है 122.27 मिलियन टन रहेगा। कितना? 122.27 मिलियन टन राइस प्रोडक्शन रहेगा, जो कि पिछले 5 वर्षों से 9.83 मिलियन टन अधिक है। वहीं वीट का प्रोडक्शन इस बार 109.52 मिलियन टन रहेगा, जो कि पिछले 5 वर्षों से 9.10 मिलियन टन अधिक है। न्यूट्री और कोर सीरियल्स की बात करें तो इस बार 51.15 मिलियन टन रहेगा, जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा 3.40 मिलियन टन अधिक है। अगर 5 वर्ष का प्रोडक्शन लिया है तो उससे तो 7.14 मिलियन टन अधिक हो जाता है। फिर पल्सेस का प्रोडक्शन 2020-21 में 25.72 मिलियन टन रहेगा, जो कि पिछले 5 वर्षों के एवरेज से 3.71 मिलियन टन अधिक है। ऑयल सीड का प्रोडक्शन देख लीजिए 2020-21 के दौरान 36.10 मिलियन टन रहेगा, जो कि 2019-20 से 2.88 मिलियन टन अधिक है। वहीं पिछले 5 वर्षों के ऑयल सीड प्रोडक्शन की बात की जाए तो 5.56 मिलियन टन अधिक होगा। शुगर केन देख लीजिए 2020-21 में 399.25 मिलियन टन प्रोडक्शन होना है। 2020-21 में जो शुगर टन का प्रोडक्शन हो रहा है वो एवरेज शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है उससे काफी अधिक है, 37.15 मिलियन टन। कॉटन का प्रोडक्शन देख लीजिए 35.38 मिलियन बेल्स होगा, जो कि एवरेज कॉटन प्रोडक्शन से 3.49 बेल्स अधिक है। और वहीं जूट का देख लीजिए, जूट का प्रोडक्शन 9.56 मिलियन बेल रहेगा। कॉटन के लिए जो बेल्स यूनिट होता है 170 kg का होता है और जूट के लिए 180 kg होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट सिर्फ फैक्चुअल डाटा था और कुछ नहीं पढ़ते। हालांकि नाबार्ड में फेज 1 में बहुत परेशान करता है, इसलिए ये लेना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।